Hello students, welcome to the Ranishwil classes. Let's start our journey for class 10th and we will start from SST. So today we will learn the first chapter of history which named the rise of nationalism in Europe. Which named the rise of nationalism in Europe. सबसे पहले चैप्टर का आउटलाइन क्लियर करते हैं। यूरोप जो आपको दिख रहा है, आपके माइंड में ये सेटअप होना चाहिए, यूरोप इज नॉट अ कंट्री। Whenever we talk about Europe, so you have to recognize that this is not a country, this is a continent. ठीक है, यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट है। कभी भी माइंड में ये ना रखिएगा कि हम पर्टिकुलर यूरोप एक कंट्री और उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है। तो यूरोप क्या है? जैसे कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है और हम लोग जो है इंडिया, वो एशिया का पार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब क्या है? ये सब यूरोप के पार्ट है, यूरोपियन कंट्रीज है। ठीक है, तो हम लोग यूरोप में जितने भी कंट्रीज है, जितने भी रीजन है, वहां के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ नेशनलिज्म का जो राइज है, वो जो क्रिएशन है, वो कैसे हुआ। अच्छा, इसको समझने के लिए हमको ये भी समझना होगा कि ये नेशनलिज्म क्या है। तो देखिए, एक नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी। नेशनलिज्म एक विचारधारा है, जैसे कि एक पर्सन है और वो अपने नेशन के प्रति बहुत लॉयल है, मतलब कि वो कोई ऐसा काम करता है जिससे कि उसके कंट्री की डेवलपमेंट होती है, या फिर कोई ऐसा काम करे जिससे कि उसकी कंट्री जो है काफी ग्रो करे। तो ये सब क्या है? ये सब नेशनलिज्म है। इसको कह सकते हैं कि ये आइडिया जो है वो नेशनलिज्म की है, मतलब कि अपने नेशन के प्रति क्या रहना? लॉयल रहना। ठीक है। अच्छा देखिए, अब क्या है कि मान लीजिए एक चीज बताते हैं हम आपको, ठीक है, कि आप एक पर्सन है, ठीक है, और आप है ये, ठीक है, मान लीजिए पी है जिसका नाम है कुछ, और ये आपके पापा हैं ए, और ये आपकी माताश्री है एम, और ये आपके भाई हैं, और ये आपकी पत्नी है। ठीक है, इतने सारे लोग हैं और आपके बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो अलग हैं। मान लीजिए कि ये सारे आपके बच्चे हैं। अब इसमें क्या है यहाँ पे कि ये जो है ये भी कह रहे हैं कि तुमको मेरी बात मानना है, ये कह रहे हैं कि तुमको भी मेरी बात मानना है, और ये कह रहे हैं कि तुमको मेरी भी बात मानना है, और ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब आपको मेरी भी बात माननी है। अब ये जो बंदा है वो कितना प्रेशर में, ये मजबूर है सबकी बात मानने के लिए, क्योंकि सबके बीच सबसे इसका क्या है? एक बॉन्डेशन, एक रिलेशन है। तो अब क्या होता है कि चारों तरफ पीसेगा कि नहीं पीसेगा, ये मुझे बताइए। पीसेगा ना, ये बंदा जो है चारों तरफ पीसेगा, इधर भी इधर भी इधर भी। अब ये जो अपने बच्चे हैं इनके लिए वो कुछ खास नहीं कर पाता है, तो बिल्कुल ही ऐसी इमेज रखना है अपने कंट्री के बारे में, यूरोपियन कंट्रीज के बारे में। पता है ये चैप्टर थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट लगेगा, बट आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। इस बात की गारंटी है कि ये चैप्टर आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि ये आपके माइंड में एक इमेज स्पेस ले लेगा। फिर आप कहोगे कि बहुत अच्छा, ये चैप्टर तो बहुत इजी है, आपको इसमें कोई कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब हम लोग नेशनलिज्म की बात करते हैं, जरूरत क्या है नेशनलिज्म की? भाई जब अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो नेशनलिज्म मतलब सब कुछ चल ही रहा है, तो हमको कुछ डिमांड करने की जरूरत ही नहीं है। पता है हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज, हम जो जैसा लाइफ अभी जी रहे हैं, वो उनकी लाइफ वैसी नहीं थी। उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन दिए हैं, हमको ऐसा लाइफ देकर गए हैं, मतलब कि उन्होंने अपनी जान गंवाए हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज करे हैं उन्होंने, जिसके बाद हम लोगों को फ्रीडम मिला है, हम लोग के पास राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी है हम लोग एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं लिबर्टी के साथ। तो पता है हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने काफी स्ट्रगल करा इसके लिए, मतलब कि जो ऑल ओवर पहले की एक यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात करूं तो वहां पे अगर मैं फ्रेंच की बात करती हूँ, सबसे पहले फ्रेंच से ही ये सारी चीजें रेज होती हैं। तो फ्रेंच में क्या होता है कि जो सोसाइटी है, वहाँ का जो किंग है, वो जो बहुत ही क्रूएल है, उसको लोगों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वहाँ के जो लोग हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इस राजा को हटाकर एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसमें हम सभी लोगों को थोड़ा सा रिलीफ फील हो, हम सब लोग एक अच्छा लाइफ जी सके, हम लोग फ्री रहें, हम लोग को इक्वालिटी मिल जाए। ठीक है, तो क्या ऐसा क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि राजा अच्छा नहीं था। और नेशनलिज्म की जो भावना है, जो लोग चाहते थे कि मोनार्कियल सिस्टम हट जाए और रिपब्लिकन सिस्टम आ जाए, ठीक है, वो सारे नेशनलिस्ट थे, वो सारे नेशनलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। अब क्या हुआ था कि अभी उस टाइम पे अमेरिका जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ था,
ब्रिटेन से, उसके ब्रिटेन के कॉलोनियलिज्म से वो इंडिपेंडेंट हुआ था। उसको देख करके जो फ्रेंच वाले थे काफी इंस्पायर्ड हो रहे थे कि अमेरिका वाले इंडिपेंडेंट होने के बाद कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अगर हम भी इस तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए, नेशन स्टेट बना ले, ठीक है, नेशन स्टेट बना ले जहां पे किसी का कोई मतलब होता है ना कि कंपेयर ना हो, किसी का कोई रूल ना हो, हम लोग फ्री रहे, सबके लिए रूल रेगुलेशन हो। अगर नेशन स्टेट बना ले तो हम भी एक फ्री लाइफ जिएंगे बिना किसी टेंशन कि हम पे कोई भी टैक्सेशन का या फिर किसी भी वर्क का बर्डन हम पे इम्पोज नहीं किया जाएगा राजा के द्वारा, राजा के नाम पर। तो इन लोगों जो नेशन स्टेट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, यही नेशनलिस्ट हैं, यही नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, नेशनलिज्म आइडिया को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अपने देश के भला चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पिता जो इतने लोगों के बीच में पिस रहा है, उसके बच्चे कह रहे हैं अरे यार मेरे पिता तो बहुत पिस रहा है, हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, हमारे लिए तो टाइम ही नहीं निकाल रहा है, हम लोग बेकार में तड़प रहे हैं, चार लोग तो इसको मिलकर खा रहे हैं। तो इन लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप बनाते हैं और कहते हैं चलो इन सबसे लड़ाई किया जाए, इनसे इनको हटा करके अपने फादर को फ्री किया जाए ताकि वो हम लोगों में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे मान लो कि ये यूरोप है, ठीक है ना, एक मान लो कि ये यूरोप है, ये इटली हो गया, ये फ्रांस हो गया, ये जर्मनी हो गया, पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जो भी है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक राजा नहीं राज कर रहा है, इटली का मान लो कि एक पार्ट हो गया, तो इटली में कहीं किसी और रूलिंग पार्टी का राज है, तो कहीं बर्बन है, तो कहीं नेपोलियन, मतलब अलग अलग रूलिंग पार्टी जो है, मतलब अलग अलग राजा जो है उस एरिया को कंपेयर कर रखा है। अगर पूरा इटली एक हो जाए, सिर्फ एक हो जाए, तो चार लोगों की मतलब जो परेशानियां वो नहीं झेलनी पड़ेगी। अगर इटली में एक रूल रेगुलेशन हो तो सारे लोगों को एक रूल रेगुलेशन फॉलो करना होगा, तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, वहां के लोगों की लाइफ क्या हो जाती, ईजियर हो जाती। अब यहाँ पे क्या है, चार लोगों की रूल चल रही है, तो कोई लैंग्वेज थोप रहा है, कोई लैंग्वेज थोप रहा है, कोई नियम लगा रहा है, कोई सेंसरशिप लगा रहा है, कोई टैक्सेशन इंक्रीज कर रहा है, लोग एकदम परेशान है। तो लोग चाहेंगे ना कि हमारे यहाँ क्या हो, पीस हो। और पीस कब होगा भाई, जब नेशन स्टेट बनेगा, जब हमारा जो एरिया है, जो रीजन है, वो एक नेशन स्टेट बन जाएगा जहाँ के लिए पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो लोगों की इसी चाह ने नेशन स्टेट बनाने की तरफ कदम बढ़ाए। और ये लोग कैसे इंस्पायर हुए थे भाई, तो अमेरिका के इंडिपेंडेंस से इंस्पायर हुए थे। अब आप लोगों को समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि यूरोप में जो नेशनलिज्म की जो क्रिएशन हुई वो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुई थी। क्लास 9th में आप लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में तो पढ़े ही होंगे। क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब कि 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसी से नेशनलिज्म की क्रिएशन होती है, उस शब्द की क्रिएशन होती है। लोग उसकी तरफ एकदम बहुत भीड़ में मतलब आते हैं कि नहीं हमको नेशनलिज्म बनना है, हमको नेशनलिस्ट बनना है, ठीक है। सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमको अपने स्टेट को नेशन स्टेट बनाना है, हमको ये मोनार्की से मुक्त करना है अपने स्टेट को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, बिल्कुल यहाँ आएंगे फिर से, लेकिन अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने चैप्टर की तरफ। और आप लोगों ने देखा होगा, अपने बुक खोलोगे तो फ्रंट पेज पे एक इमेज मिलेगा आपको, ऐसा ही कुछ फ्रंट पेज मिलेगा एक इमेज। इस इमेज को बनाया है एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने, ठीक है, फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सरियू ने बनाया है इसको। कौन बनाया भाई, फ्रेडरिक सरियू ने बनाया है इन 1848। अच्छा पता है इस इमेज को क्या कहा गया है, इस इमेज को उसने कैसे किस मकसद से बनाया, इसको यूटोपियन विजन कहा गया। यूटोपियन विजन क्यों कहा गया, पर सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यूटोपियन विजन क्या होता है। एक ऐसी आइडिया, एक ऐसी इमेजिनेशन जो हम अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसी गवर्नमेंट हम चाह रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम चाह रहे हैं जो इतना आइडियल हो जो कि इम्पॉसिबल हो। मतलब हम चाह रहे हैं कि जो मेरी गवर्नमेंट हो, जो मोदी सरकार है, मान लीजिए भी हमारे यहाँ मोदी सरकार की इंडिया में गवर्नमेंट है, तो ये जो सरकार है सारे जनता के मुंह में खाना डाले, ठीक है, जनता कोई काम न करे, उनके घर पे पैसा भेजे। इतने आइडियल अगर हम कल्पना कर रहे हैं तो बताइए क्या ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ही है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही वहाँ के जो आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सरियू, उन्होंने एक इमेजिनेशन क्रिएट किया अपने माइंड में कि हमारा जो पूरा एरिया होता काश ऐसा होता, ठीक है। उसको उन्होंने अपने प्रिंट में थोड़ा सा मतलब लाए हैं। उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए थे, जिसमें से उनकी ये प्रिंट जो है काफी मतलब पॉपुलर हुई है और ये आपकी बुक में दिया भी है। पता है उन्होंने इमेज में क्या क्या रखा है, पहले तो रखा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आप लोग देख सकते हैं क्या, स्टैचू ऑफ लिबर्टी।
लिबर्टी मीन्स पता है ना, फ्रीडम, स्वतंत्रता। मतलब कि एक स्वतंत्रता की प्रतिमा बनाया उन्होंने, एक मूर्ति बनाया है, इसको स्वतंत्रता का नाम दे रहे हैं, ठीक है। एक फीमेल फिगर है, ये एक फीमेल फिगर है, और ये जो लाइन में लगे हुए आपको लोग दिख रहे होंगे, ठीक है ना, ये सारे लोग जो लाइन में लगे हैं, ये सब लोग लिबर्टी की चाह में लाइन में लगे हुए हैं। मतलब जो लोग इसको क्रॉस कर गए वो लिबर्टी को गेन कर चुके हैं, और जो है अभी इधर पीछे वो अभी लाइन में लगे हुए हैं, वो भी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोग देखेंगे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट। अच्छा, ये क्या है भाई, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, मतलब ज्ञानोदय की मशाल। अब जो पूरा जगत है, विश्व जगत, जो यूरोप का जगत जो है, वहां पे लोगों के अंदर ज्ञान उत्सर्जित हो रहा है, लोग ज्ञानी हो रहे हैं, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। मतलब कि ज्ञान की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट ये इस चीज को शो करता है कि लोगों के अंदर ज्ञान की भाव जो है वो आ रही है। और दूसरे हाथ में आपको दिखेगा चार्टर राइट्स, चार्टर राइट्स ऑफ मेन, मतलब कि मनुष्यों की अधिकार के जो घोषणा पत्र हैं वो दूसरे हाथ में आपको दिखेंगे। मतलब कि अब ऐसा शासन व्यवस्था आ गया, उसने ऐसा इमेजिन किया कि एक ऐसा शासन व्यवस्था है जहाँ पे लोगों को ज्ञान हो रहा है और लोगों के लिए अधिकार बना दिए गए। मतलब कि जो ये लिबर्टी है, सॉरी स्टैचू है, इसके हाथ में चार्टर्ड राइट्स है मेन के लिए। दूसरी चीज आप लोग देखेंगे कि कुछ जो लाइन है, कुछ जो कतार है, वो उस स्टैचू को क्रॉस कर चुका है, और इस क्रॉस किए हुए में आता है भाई यूएसए और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को लिख सकते हैं SZL, ठीक है ना। हाँ, यूएसए और स्विट्जरलैंड जो है वो इंडिपेंडेंट गेन कर चुका है। ओके, इतनी सी समझ में आ रही है। और जो इसके बगल में है, मतलब कि वो एकदम पास में पहुंचा है, वो भी कर ही लेगा। और इसके पीछे जितने लाइन लगाए हैं सब एक के पीछे एक हैं, मतलब वहां पे धीरे धीरे बातें जा रही है, सब लोग लिबर्टी की लाइन में आ रहे हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे आपको कुछ सैटर्ड रिमेन्स देखने को मिल रहे होंगे, सैटर्ड रिमेन्स। अब आप पूछेंगे ये क्या है? ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की था फ्रांस में, एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब समझते हो ना, एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसा राजतंत्र जो काफी निरंकुश है, इतने निरंकुश कि उस पर कोई अंकुश ही नहीं लग पा रहा है। एब्सोल्यूट मोनार्की उसको कहते हैं, ठीक है। तो उसके जो मतलब जो होता है ना इंस्टीट्यूशंस, कि ये चीजें हैं, मान लो कि एक बास्टिल फोर्ट हो गया, वो एक इंस्टीट्यूशन हो गया, किसका, मोनार्कियल का इंस्टीट्यूशन हो गया, जहाँ पे लोगों को एज अ प्रिजनर रखा जाता था, जिससे लोग बहुत ही नफरत करते थे। तो मतलब ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के टूटे हुए जो ऑसियस हैं, सैटर्ड रिमेन्स जो हैं, वहाँ पे बिखरे पड़े हैं। उसके इमेज में उसने ऐसा शो किया है, ठीक है। ये सारे सैटर्ड रिमेन्स हैं जो बिखरे पड़े, मतलब जो मोनार्कियल इंस्टीट्यूशन है, जो एब्सोल्यूट मोनार्कियल के इंस्टीट्यूशंस है, वो सारे टूट के बिखरे पड़े हैं। और क्या इसमें इन्होंने रखा भाई, ये देखो, संत एंजल्स, क्रेस्ट, सेंट्स, ठीक है ना, ये भगवान लोगों को शामिल कर दिया। ऑल ओवर हम मान लेते हैं कि गॉड, और ये सारे भगवान लोगों को शामिल किए भाई। क्यों शामिल किए? फ्रैटर्निटी को बढ़ाने के लिए, पूरे वर्ल्ड में लोगों के बीच फ्रैटर्निटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने सबके भगवान को शामिल कर दिया। जैसे कि मान लो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हमारे बीच कलेक्टिव आइडेंटिटी है, हमको ये कैसे पता चलेगा? हमको जब ये पता चले कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों के भगवान की पूजा होती है, हिंदुओं की भगवान की पूजा नहीं होती है, क्या हिंदू वहां जाएंगे? क्या क्रिश्चियन वहां जाएंगे? लेकिन अगर ये खबर हो कि यहाँ पे सारे मतलब धर्मों के भगवान की पूजा होती है, ठीक है, तो अब लगेगा कि नहीं, ये तो मतलब वहां से थोड़ा सा होता है ना कि यूनिफिकेशन वाली फीलिंग आएगी कि नहीं हम लोग एक हैं, तो सारे लोग वहां पे उस चीज को आएंगे। तो वही फ्रैटर्निटी को बनाने के लिए, और उन्होंने ऐसे इमेज में इन सबको शो किया कि सारे जो फरिश्ते, संत फरिश्ते, वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि वाह बहुत अच्छी रास्ता पे हमारी दुनिया चल रही है, ठीक है। तो इन्होंने एक इमेज क्रिएट किया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सरयू द्वारा बनाए गए इमेज के बारे में 2-4 लाइन 10 लाइन लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए, सो इजीली यू कैन राइट 10 लाइन्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट हमारा जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ देखो अभी जो मैंने बताया वही है। इन 1848 फ्रेडरिक शरयू प्रिपेयर्ड अ 4 सीरीज ऑफ प्रिंट्स, ठीक है, 4 मतलब सीरीज का उन्होंने प्रिंट तैयार किया था, जिसमें से एक में मैंने पढ़ा दिया, यही फेमस था, पॉपुलर था। नेक्स्ट है मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस मार्चिंग अलोंग ट्रेन एंड ऑफरिंग द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मतलब उस टाइम पे जो मेन एंड वुमेन है
वो एक लंबे कतार में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसकी प्रतिमा की वंदना करते हुए, मतलब थैंक यू कहते हुए, एक तरह से प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इमेज में देखे होंगे अभी। नेक्स्ट, लिबर्टी पर्सनिफाइड एज अ फीमेल फिगर। लिबर्टी को एक फीमेल फिगर की पहचान दी गई है। अच्छा बताओ, हमारे यहाँ भारत माता जय हम लोग बोलते हैं, बड़े नारे लगाते हैं। भारत माता क्या एक पर्टिकुलर विमेन है? इज इट अ पर्टिकुलर विमेन जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी थी फ्रीडम फाइटर के टाइम पे, फ्रीडम फाइटिंग के टाइम पे? ऐसा तो नहीं है ना, कोई एक खास महिला तो नहीं है जिन्होंने कुछ बहुत ज्यादा योगदान दिया था, ऐसी तो हम नहीं जानते हैं। बस एक माँ का रूप हमने दे दिया, बिकॉज हम मानते हैं कि माँ का जो लव होता है वो अनकंडीशनल होता है। ठीक है, इसलिए हमने मतलब यह माना गया दुनिया में कि आपको सबसे ज्यादा प्रेम माँ कर सकती है, एक एज तक, ओवर एज मैं नहीं बता रही हूँ। तो कहा गया है कि इसी वजह से जो वहां पे लिबर्टी की जो एक फिगर थी वो एक महिला को दी गई। ठीक है, जिसे लोग मतलब एक माँ के रूप में देखे। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स, ये तो आप लोगों ने देखा ही कि जो लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और एक हाथ में वो चार्टर राइट्स है। तो इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हमने बता दिया है। अगर आप लोगों को नोट्स बनाना हो, अगर आप लोग चाहते हो कि नोट्स, और बनाना पड़ेगा बेटा, बिकॉज यू वांट टू अचीव, इफ यू वांट टू अचीव 95% प्लस मार्क्स, then you have to read in detail everything. So next, USA and Switzerland passed the Statue of Liberty. अब हमने आप लोगों को बताया कि यूएसए और स्विट्जरलैंड जो इंडिपेंडेंट गेन कर चुका है वो लिबर्टी के पास, मतलब उसको पास कर चुका है, उसको क्रॉस कर चुका है। नेक्स्ट है, फ्रांस हैज जस्ट रिच्ड देयर। फ्रांस जो है एकदम वहां पहुंचा है, जैसे कि लिबर्टी है और इधर यूएसए और वो क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड क्रॉस कर गया, और जस्ट लिबर्टी के पास जो है वो फ्रांस है, जो एकदम स्वतंत्रता के बहुत करीब पहुंच चुका है। ठीक है ना। मेनी कंट्रीज आर इन रो टू गेट लिबर्टी। आप लोगों ने देखा कि फ्रांस के पीछे जर्मनी वो गोल्डन और ब्लैक झंडा मतलब लिए हुए फ्लैग लाइन में लगे हुए हैं, मतलब कि उसके अलावा भी जो अदर कंट्रीज है वो भी लिबर्टी पाने के लिए लाइन में लगी हुई है। नेक्स्ट है, एबव क्रिस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गिव अपन द सीन। ऊपर से जो संत फरिश्ते वो इस सीन को देख रहे हैं और आशीर्वाद जैसे दे रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। They have been used by artists to symbolize fraternity amongst the nation of world. मैंने कहा था ना कि आर्टिस्ट ने उन सारे भगवान को क्यों उस चित्र में रखा, इसलिए ताकि पूरे विश्व में लोगों के बीच भाईचारा को बढ़ाए, मतलब भाईचारा को बनाए, फ्रैटर्निटी को मतलब इंक्रीज करे। अच्छा, इतनी चीजें तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर फ्रेडरिक सरियू के प्रिंट्स के बारे में लिखने के लिए आए तो मुझे नहीं लगता कि यह आप लोगों से छूटेगा। ठीक है, नोट्स आप लोगों को बना लेने हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग द 19th century nationalism emerged as a force which brought about changes in the political and mental world of Europe. नेशनलिज्म जब आया, जब नेशनलिज्म आइडिया आया, तब वो ब्रॉड लेवल पे चेंजिंग लाया, पूरे यूरोप के मानसिक और पॉलिटिकल, मतलब मेंटली और पॉलिटिकल बहुत चेंजेस लाए। लोग क्या हो रहे हैं, लोग अब थोड़े से समझदार हो रहे हैं, और जो नेशनलिज्म है वो अपने फॉलोअर्स को और बढ़ा रहे हैं, मतलब वो ऐसी सारी मतलब बातें बता रहे हैं, ऐसे सारे जो हैंड्स वगैरह है वो क्रिएट कर रहे हैं, जिससे लोग क्या हो रहे हैं भाई, उनकी तरफ एकदम खींचे चले आ रहे हैं कि नहीं नेशनलिज्म सही है, नेशन स्टेट बनना चाहिए, मोनार्की से हमको मुक्ति मिलेगा। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, लोगों में मेंटली और पॉलिटिकली काफी चेंजेस आ रहे हैं यूरोप में। The end result of these changes was the formation of nation. देख रहे हैं ना आप लोग, इसका एंड रिजल्ट आता है कि नेशन स्टेट बन जाता है वैसे जगहों पे जहाँ पे मल्टी डायनेस्टी है। मतलब कि मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, जस्ट लाइक दिस इज इटली, एंड यहाँ पे इसका भी कंक्वेयर है, इसका भी रूल है, इसका भी रूल है। बेचारा इटली, वही पापा वाला हाल है, बेचारा इटली पिस रहा है, इतने लोग इस पे रूल कर रहे हैं इसके अलग अलग क्षेत्रों पे। ठीक है, और इसके बीच पिस कौन रहा है भाई, कॉमन पीपल, जिन पे फाइनेंशियल बर्डन है, पूरे ऑल ओवर कंट्री का, ऑल ओवर स्टेट का जो फाइनेंशियल बर्डन दिया जाता है वो तो पेजेंट्स पे होता है, क्योंकि राजा को क्या करना है भाई, शानो शौकत से आराम से महल में रहना है, रूल पे रूल लगाना है, अपने इंटरेस्ट की काम करना है जिसमें उसको इंटरेस्ट हो। सारी परेशानियां तो हमारे कॉमन पीपल झेल रहे हैं, जिनको टैक्स देना है। अभी तो हम आप लोगों को बताएंगे फ्रेंच सोसाइटी मतलब कैसे फ्रेंच से ये क्रिएट हुआ, फ्रेंच सोसाइटी कैसा था। ठीक है,
तो आप लोग देख रहे हैं कि वैसे जगहों पे इसका रिजल्ट ये हुआ, ऑल ओवर मिलाया जाए तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि वैसे जगहों पे जहां मल्टी डायनेस्टी का रूल था वो हट गया और वो नेशन स्टेट बने। ये लास्ट में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी बाकी है। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस प्रैक्टिसेस क्रिएट कलेक्टिव आइडेंटिटी। अच्छा, सारी घटनाएं हम लोगों ने देखा कि जो नेशनलिज्म की जो आइडिया है वो क्रिएट ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होती है। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उस टाइम पे लोग क्या करते थे, कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए। अब कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है भाई, बता दें हम तुमको कि तुम दो लोग हो, ठीक है, तुम दो लोग हो और तुम दोनों ही अलग हो, तुम दोनों ही अलग अलग हो, तुम्हें कोई मतलब तुक ही नहीं है, कोई मिल ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं है तुम दोनों का। तो एक बंदा जो है कहेगा कि ये करते हैं, तो दूसरा कहेगा नहीं, तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं, तुम अपना करो हम अपना करें, कुछ हो ही नहीं सकता हमारा। अगर दोनों एक हो तो अगर कहीं मुसीबत में भी फंसे हो तो वो कुछ शेयर कर लेंगे आपस में, लेकिन दोनों की कोई तुक ही नहीं होगी तो वो तो एकदम अलग रहेंगे। तो पता है क्या हुआ उस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी ने, मतलब ये जो नेशनलिज्म थे, जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि पहले तो हमको नेशनलिस्ट के फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे, मतलब बहुत सारे लोग ये चाहने वाले होने चाहिए कि हाँ हमारा जो स्टेट है वो नेशनल स्टेट बन जाए। तो इसके लिए तो पहले हमको कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब लोगों को ये फील होना चाहिए कि हम सब क्या है, एक है। यूनिफिकेशन करना होगा लोगों का, यूनिटी में बांधना होगा लोगों को, मतलब लोगों को ये फील नहीं होनी चाहिए कि हम सब अलग अलग हैं, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा रिलीजन अलग है। अगर इस बेस से हम झगड़ते रहे तो कभी हम लिबर्टी को गेट कर ही नहीं पाएंगे, कभी हम नेशनल स्टेट बना ही नहीं पाएंगे, फिर हमको लाइफ टाइम वही एब्सोल्यूट मोनार्की में जीना पड़ेगा। तो लोगों ने कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए पता है क्या करा, ला पैट्री ला सिटोयन। देखो, ला पैट्री एंड ला सिटोयन। ला पैट्री का मतलब फादर ऑफ लैंड, ठीक है, फादर ऑफ लैंड, और ला सिटोयन का मतलब कि सिटीजन। मतलब कि पहले देखोगे आप पढ़े होगे क्लास 9th में, तो फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट सेकंड को बड़े महानता रूप दी जाती थी, उनको भगवान मतलब एक तरह से सर वर्ग कह के बोला जाता था। तो पता है इन लोगों ने कहा कि नो, हम लोग सबको ले सिटोयन बुलाएंगे, ठीक है ना, कोई यहाँ बड़ा नहीं रहेगा, सब इक्वल रहेंगे। सभी को ये फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं हम भी इस ग्रुप के हिस्सा है और हम भी मतलब इक्वल है, बराबर है। तो लोगों ने कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए ले सिटोयन, लोगों को वहाँ के जो नागरिक थे, सिटीजन थे, उनको ले सिटोयन कहा, और उस जमीन को फादर ऑफ लैंड का, जैसे हमारे जमीन को हम क्या कहते हैं, मदर ऑफ लैंड, मातृभूमि कहते हैं ना, वहां पे उसको ला पैट्री कहा गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके बाद अब नहीं है, आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कहा और अभी फिर से कह रही हूँ कि अगर आप 95% प्लस मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, अगर आप टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको डिटेल में हर चीज पढ़नी पड़ेगी। आप अगर वन शॉट पढ़ते हो भाई, तो वो तैयारी होती है जो एग्जाम के 2 दिन पहले करनी होती है, लोग बच्चे करते हैं, जो कि उनको एग्जाम पास करना रहता है, उनका कोई बहुत बड़ा सपना नहीं होता, उनको बहुत हाई लेवल पे कुछ करना नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आप सबसे बेस्ट करो, तो जो पता है ना, जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करता है उतना ज्यादा आउटपुट पाता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा करो, देन यू हैव टू इन्वेस्ट मच टाइम इन योर सिलेबस। ओके, सो गुड, आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, आपको सारे वीडियोस देखने, ये लेक्चर फर्स्ट था, आपको कोई भी मिस नहीं करना है। मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको रत्ती भर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेगा, एक स्पेस ले लेगा, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप कभी ये कहोगे ही नहीं कि फर्स्ट चैप्टर तो मुझे समझ नहीं आता, आप भूल जाओगे कि ये डिफिकल्ट था, बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए। आप इसके बारे में बिना सोचे 10 लाइन 5 लाइन, अगर 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, आप 20 लाइन 25 लाइन आराम से लिख सकते हो, डेफिनेटली। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियोस देते रहें, आपको मतलब सपोर्ट करें, तो प्लीज़ यू हैव टू सपोर्ट अस। ओके, और हाँ, सिर्फ एसएसटी के नहीं, बहुत जल्द आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग इस पे बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ओके।